सभी को नमस्कार। इस वीडियो में 67th या अपकमिंग कोई भी इंटरव्यू बीपीएससी में अगर आप देने जा रहे हैं और आपका अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो किस तरह से आपको तैयार करके जाना चाहिए, कौन कौन सा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है या और भी क्या कुछ संभावित क्वेश्चन बन सकता है, उसका क्या एक आंसर मोटा मोटी होना चाहिए। तो उन सभी चीज़ों पे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, खास करके जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है। अगर आप बीपीएससी या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस इवन यहाँ तक अगर यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो आज ना कल तो अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो इंटरव्यू एक अंतिम फेज है जहाँ आपको पहुँचना है। तो आपको मोटा मोटी ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में किस तरह क्वेश्चन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो इसमें कुछ मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री ऑप्शनल को लेके, जब फर्स्ट टाइम मैं 56-64 दिया था तो वहाँ से क्वेश्चन पे पूछा था। बाकी और भी कई सारे कैंडिडेट मेरे फ्रेंड लोगों से हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा उसको भी मैं डिस्कस करूँगा, उसका क्या आंसर होना चाहिए। इन सब चीज़ों का मैं इसमें मोटा मोटी आपको डिस्कस करता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो देखने से पहले एक पेन और कॉपी लीजिए, जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे उसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी बेसिस पे आप पूरे हिस्ट्री को तैयार कर सकते हैं, ठीक ना। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि जो पहला जो क्वेश्चन मोटा मोटी जो, चूँकि अगर आपसे वो पूछेंगे कि क्या सब्जेक्ट है तो आप बोलिएगा कि मेरा सर हिस्ट्री ऑप्शनल है, या अगर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन अगर हिस्ट्री है तो दोनों कंडीशन में ये सब आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा एक आपको एक, चूँकि हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते आपको एक पता होना चाहिए इतिहास क्या है, हिस्ट्री हम किसको कहते हैं। तो एक मोटा मोटी जो एक जनरल जो डिफिनेशन निकल के सामने आता है कि भाई हम अपने अतीत का जब अध्ययन करते हैं, हिस्ट्री आवर पास्ट को हम लोग इतिहास कहते हैं। लेकिन ये तो क्लास 6, 7, 8 के बच्चे पढ़ते हैं, अतीत का अध्ययन या हिस्ट्री आवर पास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास। लेकिन आप चूँकि एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं और आपने इतिहास को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, चाहे ग्रेजुएशन या क्या कहते हैं ऑप्शनल लेवल पे, तो आपका डिफिनेशन थोड़ा सा कुछ अलग होकर होना चाहिए। तो इसका एक जो सिंपल सा जो सिंपल का तो एक अच्छा डिफिनेशन जो इसका ये है कि स्टडी आवर पास्ट, अपने अतीत का अध्ययन लेकिन रेस्पेक्ट टू प्रेजेंट। अगर हम वर्तमान के रेफरेंस लेते हुए या उसको संदर्भित करते हुए अगर अपने अतीत का अध्ययन करते हैं तो उसको हम इतिहास कहते हैं। या एक और आप बोल सकते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट के बीच जो एक संवाद होता है, जो कनेक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे देश की जो भी सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन है या स्थिति है, तो आखिर हम कैसे बोलते हैं भाई हम बहुत मतलब डेवलप हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम पीछे के हिस्ट्री से कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को, तभी हम बोलते नहीं हम इतना डेवलप हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री का जो एक आप जो डिफिनेशन अगर देना चाहते हैं अगर बोर्ड के सामने, आप ये बोल सकते हैं कि सर इन जनरल कि जो हिस्ट्री जो है सर पास्ट का अध्ययन है, लेकिन हाँ उसको हम वर्तमान के रेफरेंस में या वर्तमान के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं, या पास्ट और प्रेजेंट का एक तरह का कहीं ना कहीं सर ये संवाद है। और इतिहास विषय जो है ये जो इसका स्टडी करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर अभी हम कोई भी चीज़ अगर अचीव किए हैं तो उसको जो मापने का जो एक मापदंड जो क्राइटेरिया होता है वो हिस्ट्री में होता है। तो आप ऐसे करके एक मोटा मोटी जो है ना एक आंसर दे सकते हैं बोर्ड के सामने, ठीक। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इतिहास का विभाजन जो डिवीजन हिस्ट्री का हुआ है, जो कि इतना लंबा इतिहास है इंडियन का या पूरे वर्ल्ड का, तो इसमें आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतिहास को कैसे बांट के देखते हो। तो कई सारे इतिहासकार इसको अलग अलग रूप में बांटते हैं, लेकिन एक जो समान जो एनसीईआरटी क्लास 8 में दिया हुआ है वहाँ पे ये है कि आप बोल सकते हैं कि इतिहास को सर हम एंशिएंट, मेडिएवल या मॉडर्न में एक समान रूप से बांट कर देख सकते हैं। थोड़ा सा मोटा मोटी आपको इसका डेट याद होना चाहिए कि कब से कब तक ये है, ठीक है ना। जैसे कि मेडिएवल में आपको डेट होना चाहिए 1707 तक है, या उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक ना। तो ये आप चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन एक काउंटर यहाँ क्वेश्चन ये हो सकता वो बोलेंगे कि ठीक है एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न में तुम बांटते हो, लेकिन जैसे जेम्स मिल क्लास 8 एनसीईआरटी जब न्यू खोलिए तो उसमें जेम्स मिल के बारे में लिखा गया है, तो उसने जो है भारतीय इतिहास को कुछ अलग तरीके से डिवाइड किया है। उसने धर्म के आधार पर बांट दिया है। जैसे कि
1817 में उसने किताब लिखा था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उसमें उसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को रूप में बांट दिया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ये जो विभाजन है इंडियन हिस्ट्री का, क्या ये सही है? तो आप उसको पूरी तरह एकदम मना कर देंगे कि नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी बात लिखा हुआ है कि अगर आप इस तरह से धर्म के आधार पर अगर भारतीय इतिहास को बांटिएगा तो फिर तो, क्योंकि ऐसा तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि तो उनका एक कहना है कि जेम्स मिल का एक कहना है कि एंशिएंट में हिंदू शासक रहे हैं और मध्यकालीन में मुस्लिम शासक रहे हैं और अभी आधुनिक में ब्रिटिश आ गए हैं। तो ये इनका जो है बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? पहली बात तो ये है, ये धर्म के आधार पर, ऐसा बात नहीं था कि एंशिएंट में सिर्फ हिंदू ही शासक बने थे और भी जो इंडो ग्रीक आए, कुषाण आए थे, वो क्या थे, ठीक ना। मध्यकाल में से मुस्लिम शासक तो नहीं रहे हैं। यहाँ पे आप कृष्णदेव राय को फिर क्या कहिएगा, शिवाजी को फिर कहाँ रखिएगा? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप इसको दिखा सकते हैं कि इनका जो विभाजन है बिल्कुल ही गलत। और बाकी अगर ये आधुनिक भारत को अगर ब्रिटिश बोलते हैं, इसका सबसे अच्छा दिखा ईसाई रहता है यहाँ पे, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये विभाजन जो है जेम्स मिल का कहीं ना कहीं भारतीय को एक नीचा दिखाने का कोशिश है और एक धर्म के आधार पर बांट के डेमोराइज करने का प्रयास है। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि पहली बात तो ये धर्म के आधार पर है। दूसरा कि हिंदू और मुस्लिम को जो है ना ये एक जातीय आधार पर बांटने की कोशिश कर रहा है और हम लोग को ये अंधविश्वासी बताने की जेम्स मिल इसमें कोशिश कर रहा है, इसलिए इसका बयान बिल्कुल गलत है। और इसमें ये है, जेम्स मिल ये कहता है कि ब्रिटिश सब है, अपने आप को सब दिखाने की कोशिश करता है इस बुक में। और आप ये भी तर्क दे सकते हैं कि किसी भी दौर में जो है ना सभी धर्म एक साथ रहा है। अगर आप मुस्लिम अगर जहाँ कहते हैं मध्यकालीन भारत को, तो यहाँ पे हिंदू भी, मतलब कि बहुसंख्यक समाज तो हिंदू है, तो फिर ये एक कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है, ठीक ना। और एंशिएंट में सभी शासक तो एक ही धर्म से नहीं थे, अलग धर्म से थे। आप ऐसा एक लॉजिक देखें कि जेम्स मिल का ये बिल्कुल गलत है। हाँ, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न सबसे बेस्ट है, जहाँ से एक मोटा मोटी जो है ना हमको ना केवल पढ़ने में हेल्प मिलता है, बाकी चीज़ों को समझने में भी एक फ़ायदा होता है। आप ऐसे करके जवाब बच के यहाँ से निकल सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जब आइएगा तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि हिस्ट्री राइटिंग का अप्रोच क्या है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री राइटिंग का जो अप्रोच, जो दृष्टिकोण, लेखन का क्या दृष्टिकोण है, इसमें कई तरह के हैं। तो अभी जो सबसे जो लेटेस्ट जो चर्चा है वो भी बताऊंगा मैं इसमें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, इतिहास लेखन की जो परंपरा है, अप्रोच है, उसमें एक है उपनिवेशवादी, इसको हम बोलते हैं कोलोनाइज्ड। दूसरा राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट। तीसरा है मार्क्सिस्ट या मार्क्सवादी। अभी एक जो है ना न्यू आप कह सकते हैं, उसका नाम ये मैं यहाँ नीचे लिखा हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग सब अल्टर्न, या जिसको हिंदी तो है इसका कोई विशेष नहीं, लेकिन हाँ फिर भी इसको आम नागरिक को जो है ना बेस बना के इतिहास लिखा गया है। थोड़ा सा यहाँ आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि एक इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते अगर कोई और बुक ओपन कीजिएगा तो इतिहास लेखन का क्या अप्रोच रहा है, यहाँ तक कि विपिन चंद्रा की जो बुक है उसमें भी दिया गया, और भी बी.एल. ग्रोवर की बुक में है इसके अप्रोच के बारे में। तो आपको अप्रोच पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो इसमें है कि जब हमारे देश में ब्रिटिश लोग आए तो उसने इतिहास लिखने की परंपरा को कहीं ना कहीं शुरू किया। तो उसमें सबसे पहला जो उपनिवेशवादी या जो कोलोनाइज जो अप्रोच है लिखने का, इसका ये जो स्टार्टिंग में सबसे पहले ये एक बुक लिखा गया, ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विसेंट स्मिथ ने। और इसमें इस बुक में फिर जानबूझ के भारत में ये विदेशियों की भूमिका को महत्व देता है कि नहीं, इंडिया में तो हमेशा अटैक ही होता है, चाहे वो सिकंदर हो, ईरानी हो, कुषाण हो, या क्या कहते हैं मध्यकाल में हो या अभी हो। तो ये जो है ना कहीं एक उपनिवेशवाद को स्थापित करने के लिए जो है ना ये अपना ऐसा तर्क देता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी जो है, और ये भारतीयों को कहीं ना कहीं नीचा दिखाएगा, तभी तो उसका आगे चीज़ें बेहतर होगा। तो इसमें भी दो टाइप है। इसमें एक है, इसको बोलते हैं कि प्राच्यवादी, इंग्लिश में इसका नाम है ओरिएंटलिस्ट, और एक है यूटिलिटाइज, इसको तो उपयोगितावादी। तो इसमें जो है ना प्राच्यवादी में ये है कि इसमें जो हिस्टोरियन था, इसमें दिखाने का कोशिश किया, नहीं भारतीय जो कल्चर को इसमें प्रशंसा किया था, क्योंकि उसको यहाँ मतलब भारतीय जो एंशिएंट कैसा था उसके बारे में जानकर यहाँ एक बेहतर शासन व्यवस्था को लागू करना चाहता था, ठीक ना। एक और था उपयोगितावादी, इसमें ना पूरी तरह भारतीय लोगों को या पहले के इतिहास को नीचा दिखाने का इन लोगों ने प्रयास, मतलब ओवरऑल जो उपनिवेशवादी जो इतिहास लेखन है वो अपने सत्ता को, अपने पावर को यहाँ एस्टेब्लिश करने
के लिए इन सब चीज़ों का ये प्रयोग करता है और इंडियन हिस्ट्री को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अपने जो ब्रिटिश जो लोग हैं या उनका जो हिस्ट्री है उसको सब दिखाने का ये कोशिश करता है। ये उसका जो है ना कहीं उपनिवेशवादी सोच था इतिहास लेखन का। और जो आपका विचारधारा होगा, जो थॉट होगा, जो आप सोचते हैं, वो आपके लेखन कला में भी दिखाई पड़ता है। इसलिए जो है ना इतिहास में जो है ना वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब इतिहास की लेखन होता है तो आप किसी न किसी विचारधारा से जो है ना प्रभावित होकर इतिहास लिखते हैं, ठीक ना। इसलिए आप कोई भी अगर अप्रोच देखिएगा सब में जो है ना विचारधारा आपको ऑब्वियसली झलक दिखाई पड़ेगा। आप ऐसे करके ये नॉलेज होना जरूरी है। बोर्ड मेंबर के जाने से पहले आपके पास ये नॉलेज होना जरूरी है और इसको आप लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगला इसमें आपसे क्वेश्चन एक दूसरा है सॉरी इसमें, राष्ट्रवादी। जब ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस तक किताब लिखा, चाहे स्मिथ हो या जेम्स मिल हो, तो हमारे जो इंडियन जो हिस्टोरियन थे उनके द्वारा प्रत्युत्तर में कई तरह के बुक लिखा गया। ये खास करके 1857 के बाद, क्रांति के बाद कई सारे इतिहासकार हुए, जैसे कि के.पी. जायसवाल, डी.आर. भंडारकर, आर.सी. मजूमदार, नीलकंठ शास्त्री जैसे लोगों ने ये राष्ट्रवादी मतलब कि अपने राष्ट्र को लेके जो एक जवाब दिया उन इतिहासकारों को, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री का इन लोगों ने लिया सहारा, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अखंड भारत मौर्य साम्राज्य का लिया कि नहीं, ये तो एंशियंट काल में तो इंडिया एकदम पूरे इलाके में एक अखंड भारत एक बड़ा साम्राज्य था, एक हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम था, ठीक है ना, हमने ही पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है। तो इन्होंने इन जो नेफलिस्ट या जो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने प्राचीन भारत का जो है ना बेस बना के उसको जवाब देने का कोशिश किया। ये इनका लेखन कला का अप्रोच था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आप आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद है उसके बाद एक लेखन कला की और स्टार्ट हुआ, उसको कहा गया मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों का आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे कि रजनी पामदत्त, डी.डी. कौशाम्बी, रोमिला थापर, बिपिन, ये सब ना मार्क्सवादी इतिहासकार माने जाते हैं। तो इन्होंने सिंपल जो मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था कि भाई एक शोषित वर्ग है और एक शोषण करने वाला है, तो यहाँ पे इन सारे इतिहासकारों जो मार्क्सिस्ट विचारधारा को मानते थे, इन्होंने मेनली किसान और जो है ना मजदूरों को फोकस करके जो हिस्ट्री में जिनका योगदान था उसको इसमें लिखने का कोशिश किया। तो बीपीएससी में क्वेश्चन बार यही पूछा था कि मार्क्सिस्ट जो इतिहास लेखक है उसका कुछ नाम बताइए, तो आप ये 3-4 नाम याद रखिएगा, इनका भी कुछ नाम याद रखिएगा, ठीक ना। अभी 1980 के बाद जो है ना एक और जो अप्रोच आया है उसको हम बोलते हैं सब अल्टर्न, या इसको क्योंकि जो अभी तक जो चाहे वो आपका उपनिवेशवादी इतिहासकार हो या नेशनलिस्ट हो या मार्क्सवादी हो, इन्होंने इतिहास में जो एक आम नागरिक है, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको बहुत बेहतर ढंग से लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। इन लोग विचारधारा की लड़ाई में जो है ना अपने को आगे बढ़ाने का कोशिश किया। तो यहाँ पे एक जो अभी इन्हीं का अभी हाल ही में 2023 में इनकी मृत्यु हुई है, रंजीत गुहा। ये मतलब कि जनक कहे जाते हैं सबअल्टर्न इतिहास लिखने की परंपरा को। ये पूछा जा सकता है ये कौन है, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन करंट का ये हो सकता है, मतलब इतिहास में अगर करंट से जुड़ा पूछा तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सबअल्टर्न का मतलब ये है, इनका ये मानना था कि सिर्फ किसान मजदूर ही नहीं किसी भी मतलब इतिहास में या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, बल्कि जो जनजाति हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो बहुत ही समाज के अंतिम पायदान पे जो खड़े व्यक्ति, उसका भी इतिहास है, उसको आप कैसे भूल सकते हैं। आम नागरिकों का जो होना चाहिए योगदान, उसको भी इसने इतिहास में शामिल किया। इनको क्या कहा गया, सबअल्टर्न। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए। ये लिखने का जो है ना इतिहास लेखन की ये कुछ परंपरा है, ठीक। अब नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन जो फेमस ये पूछ सकता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल ही क्यों लिया। अगर मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, या मान लीजिए कि आप बीटेक किए हुए हैं, या आपका कोई और सब्जेक्ट है, आप ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किए हैं और आप हिस्ट्री ले लिए, इकोनॉमिक्स से जो ग्रेजुएशन किया आप हिस्ट्री ले लिए। अगर आप का ग्रेजुएशन कोई और सब्जेक्ट है, आपने हिस्ट्री चूज कर लिया है, तो आपसे ये क्वेश्चन तो लाजमी बनता है कि हिस्ट्री क्यों चूज कर। देखिए मैं इसमें 5-6 आपको जवाब देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे उसमें लिख लें, बाकी और भी अगर आप कुछ अच्छा सोच पाते हैं उसको भी लिख के जवाब देने का कोशिश कीजिए। और ध्यान रखिएगा जितना चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, आप जो भी अपने कॉपी में लिखिएगा इसको बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, और जब भी कभी मौका देते ऐसे चीज़ों को वहाँ बोलिए, ताकि इंटरव्यू बोर्ड के सामने भी आप इसी चीज़ को बोल पाएँ, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहली बात, हिस्ट्री ऑप्शनल क्यों चूज करते हैं। देखिए इसमें 5
5-6 तरह का जवाब आप दे सकते हैं। पहला तो आप ये बताइए कि हिस्ट्री का जो अध्ययन कहीं ना कहीं इसमें किसी देश, किसी समाज के बारे में हम सर पढ़ते हैं, इसकी जानकारी हमको मिल जाती है। पास्ट के बारे में, क्या पास्ट में कुछ हमने अच्छा किया या कुछ हमने ख़राब किया, क्या हमको अपनी गलती को दोहराना चाहिए, या जैसे कि 1857 क्रांति में क्या है, आखिर वो असफल क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे में एकता का अभाव था, तो वहाँ से हम कुछ सीखते हैं, ठीक ना। तो ये ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि इंसान तो अपनी गलती से सर सीखता है, तो ये आप बता सकते हैं। फिर वही यहाँ गलतियों से सर सीखता है। और कहीं ना कहीं फिर इतिहास में जो है ना, इतिहास के पढ़ने का एक चीज़, चूँकि हम सिविल सेवा में जा रहे हैं, तो प्रशासन में इसका हम ठीक ठाक यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंशियंट काल या मेडिएवल या मॉडर्न में जो नौकरशाह है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, तो किसी भी साम्राज्य का जो उसका पीक पे जाना या पतन होना, कहीं ना कुछ उसमें नौकरशाही की बड़ी भूमिका रही है। इसमें हमको जगह, या आप ये भी बोल सकते हैं सर, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और अपने इतिहास के बारे में जानना, अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने लोगों के बारे में जानना, कि आज से मतलब कि 1 लाख साल पहले कैसे थे, या 2500 साल पहले क्या थे, तो ये कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग बन जाता है, एक साइंस बैकग्राउंड होने के नाते। तो हमको लगा कि इस सब्जेक्ट मेरे लिए ठीक है। दूसरा कि सर इसमें स्टडी मटेरियल भी ठीक है, और 1-2 हमारे सीनियर ने भी मैं उनसे सलाह लिया था, चूँकि मैं नया था इसमें, तो सीनियर ने सलाह दिया कि नहीं, हिस्ट्री ठीक सब्जेक्ट, हाँ कुछ वास्ट है, लंबा है, लेकिन हाँ चीज़ें अगर जो सिस्टमेटिक में पढ़ाए तो इसमें अच्छे मार्क्स भी लाए जा सकते हैं, और जीएस में भी इसका प्रयोग है। तो आप ऐसे करके जितना जवाब दिया, इसमें आपको जो अच्छा लगे 2-3 पॉइंट निकाल के एक कॉपी में लिख लीजिए। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है इतना आप बोल रहे हैं, तो बताइए प्रशासन में इसका क्या यूज कीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ बताइए 1-2। तो आप 1-2, क्योंकि वहाँ पे 1-2 आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप सिंपल ये बताइए कि जैसे या मौर्य एम्पायर हो, या गुप्ता वंश हो, या क्या कहते हैं दिल्ली सल्तनत हो, या मुगल एम्पायर, ये सारा का कहीं ना कहीं सफलता किस पे डिपेंड करता है, उनके जो नौकरशाह थे। तो आप सर बोलिए कि सर हिस्ट्री में हम कई सारे वंश को पढ़े, कई सारे साम्राज्य को पढ़े, और हमने उसमें पढ़ा कि उस साम्राज्य पीक पे अगर वो गया है तो नौकरशाही के बरोत नहीं गया है, चाहे मठसबदारी प्रथा हो, या और भी 1-2 एग्जाम्पल, चाहे शिवाजी का आप अष्टदिग्गज का नाम दे सकते हैं, या गुप्त काल में जो आमंत्रित लोग हैं उनका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो सर वहाँ से हमको जो है ना, कैसे सही ढंग से प्रशासन किया जाए, और कैसे सभी समाज के वर्गों के लोगों को एक साथ लेके प्रशासन बेहतर किया जाए, ये हम वहाँ से सीखते हैं, ठीक ना। ये बता सकते हैं। या उसके बाद ये बताइए कि अगर हम इतिहास पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के बारे में, वहाँ के सामाजिक आर्थिक के बारे में जानते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में जानते हैं, वहाँ के गीत के बारे में जानते हैं, तो हमको प्रशासन करना कहीं ना कहीं आसान होगा। इसी का मान लीजिए कि अब बिहार का इतिहास आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो जैसे मिथिलांचल है, या क्या कहते हैं वहाँ का क्या आर्ट एंड कल्चर है, एंशिएंट में मोर कला क्या था, हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में हम जान पाते हैं, जो हमको आगे कहीं ना प्रशासन में यूज देगा। तो आप ऐसे करके 5-6 पॉइंट यहाँ पे निकाल लीजिए, जो कि आप उसको रिप्रेजेंट वहाँ पे कर पाए। ओके, तो नेक्स्ट जो है ना, अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ सकता है, आपको हिस्ट्री में क्या अच्छा लगता है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हो सकता है पहला क्वेश्चन आपको यही पूछ लिया जाए, हिस्ट्री में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है। तो आप सिंपल ये बोलिए कि पढ़ाई के दौरान, मतलब कि जब मैं ऑप्शन तैयार कर रहा था या कर रही थी, तो मैंने सारे, चूँकि सिलेबस में जो पार्ट था, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, मैंने सारे पढ़ने का कोशिश किया है, और मेंस में अच्छा मतलब कि मैं अटेम्प्ट करके आई हूँ क्वेश्चन। लेकिन फिर भी मतलब सारे मतलब कि पोर्शन हमको ठीक लगता है, लेकिन हाँ इसमें भी बोले नहीं कौन सा अच्छा लगता, तब आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन। लेकिन हाँ जो भी आप चूज करेंगे उसके पास उसके आपका लॉजिक या तर्क होना चाहिए, क्यों आपने उसको चूज किया। अगर आप एंशिएंट बोलिए कि सर हमको एंशिएंट बहुत अच्छा लगता है, आप इसमें क्या जवाब देंगे, सर एंशिएंट कहीं ना कहीं जो है ये मानव जो प्रजाति के उद्भव के बारे में बताता है, कैसा हम आदिम युग में कैसे थे, आज से 2 लाख साल पहले या 5 लाख साल पहले, तो कैसे मानव प्रजाति का होमोसेपियंस कैसे आए, उसके पहले क्या थे, तो उसके बारे में जानना एक बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए हमको एंशिएंट ठीक है। उसके बाद आप यहाँ बताइए कि एंशिएंट इतिहास में जब महात्मा बुद्ध जैसे लोगों को हम पढ़ते हैं, महावीर के जैसे विचारक को पढ़ते हैं, अशोक के सम्राट को हम पढ़ते हैं, और वहीं से जो कौन से आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम जानते हैं, इसलिए हमको एंशिएंट जो है हिस्ट्री, मतलब आपके पास लॉजिक होना चाहिए कम से कम। हर एक जो भी आप जवाब देंगे ना, 5-6 लॉजिक अगर हो गया तो आपका काम हो जाएगा। या बोल सकते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, यहाँ की पहली जो है ना शहरी सभ्यता थी, ऐसे करके आप जवाब दे सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि बोल नहीं हमको मेडिएवल पसंद है, हाँ आपसे भी पूछेगा अच्छा ठीक है एंशिएंट तुमको पसंद है, मेडिएवल क्यों नहीं पसंद है, तो आप फिर वहाँ बोलिए कि सर जहाँ तक मैं समझता हूँ या समझती हूँ,
सारे मतलब पार्ट सही हैं, ठीक ना। हाँ, लेकिन इसमें ये है कि इसमें ये चीज़ें हमको इसमें अच्छा लगता है। मैं किसी को मतलब कि कम नहीं आंक रहा हूँ या आंक रही हूँ, हाँ इसमें ये चीज़ें हमको इसका ठीक लगा। अब अगर आप मान लीजिए अगर मेटाबल बोलना चाहते हैं, आप मेटाबल बोलिए, हाँ इसमें आप बोलिए कि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं दो जो संस्कृति, दो धर्म का जो संगम जो होता है, जो गंगा यमुनी जो संस्कृति के बारे में जानते हैं, कई सारे सूफी संत हैं, कबीर के बारे में जानते हैं। और यहाँ पर हम मध्यकालीन भारत में हम ये जानते हैं कि कैसे अकबर जैसे शासक एक जो है ना धार्मिक नीति उसकी अच्छी थी, और सभी धर्मों को साथ लेकर जो चलने का कॉन्सेप्ट हम यहाँ से सीखते हैं। या गुरु नानक के बारे में, कबीर के बारे में, आप ये भी कुछ ना मतलब एक हर एक कुछ शासक का नाम ले लीजिए, कुछ जो विचारक का नाम ले लीजिए मध्यकाल में, या शेरशाह का कुछ नाम ले लीजिए। तो ऐसे करके आप बोलिए कि सर हमको यहाँ पे ये मध्यकालीन भारत जो है ना ये हमको ठीक लगता है, ऐसे करके बताए। अगर आपको मॉडर्न अगर आना है कि हाँ मॉडर्न हमको अच्छा लगता है, यहाँ आप क्या लॉजिक देंगे, आप बताइए कि इसी समय आधुनिक काल में ही भारत में जो है ना जो हमारे जो धार्मिक और जो समाज में जो बुराइयाँ था उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया, और हम कहीं ना कहीं मध्यकाल को पीछे छोड़ के आधुनिक युग में प्रवेश किए। 4000 हार्मोन का सती प्रथा ख़त्म करने की बात हो, ठीक ना, कई सारे हम वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में पढ़ाई किए। और सबसे बड़ी बात सर, यहाँ तो मेरा स्वतंत्रता संघर्ष है, हमने आज़ादी की लड़ाई को कितना लड़ा, और महात्मा गांधी को हमको पढ़ने को मिलता है। तो एक नई शुरुआत, एक जो आधुनिक भारत का निर्माण, और अभी जो हम वर्तमान में हैं, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संघर्ष हमको बहुत कुछ देखने को मिलता है। और महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति जो कि सत्य और हिंसा के बल पे ब्रिटिश जैसे साम्राज्य को भी हरा दिए, तो ये हम कहाँ पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आप ऐसे करके ना लॉजिकली जवाब इस चीज़ों को दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद हाँ इसमें बताइए कि अभी मॉडर्न से अभी का यंग जनरेशन बहुत कुछ सीख सकता है, ये भी कर बता सकते हैं। अब फिर यहाँ पे अगर वर्ल्ड आपको अच्छा लगता है तो आपके पास अच्छा खासा लॉजिक होना चाहिए, चाहे वो पुनर्जागरण का लॉजिक होना चाहिए, या मान लीजिए कि इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति। आप बताइए कि दुनिया में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का बात सर फ्रांस की क्रांति ने दिया, अमेरिकी क्रांति हुआ जो कि संविधान बनने का प्रोसेस हुआ कैसे। तो ये सब आपके पास ना 2-3 लॉजिक होना चाहिए, अगर वर्ल्ड अच्छा है तो क्यों अच्छा है, ठीक ना। चलिए तो ऐसे करके ना आप जो मैं बोला इसको कॉपी में लिख लीजिए। अब वहीं पे हम बोला कोई भी बता सकते हैं, लेकिन हाँ आपके पास तर्क होना चाहिए, उसका लॉजिक होना चाहिए, हाँ ये हमको क्यों अच्छा है। हाँ किसी को ख़राब भी नहीं कहना है, ठीक ना। हाँ लेकिन जो कि वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ देता तो आपको इसमें जाना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें अच्छा हमको लगता है, किसी को ख़राब नहीं बताना है, लेकिन हाँ आपको कि हाँ सही है, हमको चीज़ें इसमें सही लगता है। बाकी अब यहाँ पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ये मेरे दोस्त से पूछा था, इतिहास में कौन सा शासक या व्यक्तित्व आपको अच्छा लगता है, ठीक ना। अब ये बहुत एक विवादित क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे अगर किसी एक का नाम अगर लेंगे तो बोले वो क्यों अच्छा लगता है। तो अब आपके पास लॉजिक होना चाहिए। आपको देखिए कोई भी अगर इतिहास में शासक है, अगर जो अच्छे शासक, आप सिंपल एक लाइन बोलिए कि सर समय जो टाइम और परिस्थिति के अकॉर्डिंग शासक का मूल्यांकन होता है, किस समय किस परिस्थिति में कौन से शासक ने कैसा नीति बनाया, कैसा निर्णय लिया, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे अशोक का लीजिए कि जब पूरे दुनिया में युद्ध हो रहा था, पूरी दुनिया में चाहे रोमन एम्पायर हो, उस समय रोमन एम्पायर था यूरोप के देशों में, और भी कई सारे साम्राज्य थे, तो जहाँ युद्ध ही युद्ध चल रहा था और पूरे दुनिया को युद्ध से जीतने का परंपरा था उस समय अशोक ऐसा महान शासक युद्ध को पीछे छोड़ के और सारी प्रजा मेरी संतान है, ये कॉन्सेप्ट तो दुनिया में पहली बार इसने ही दिया। तो आप ऐसा लॉजिक आपके पास होना चाहिए जो कि नहीं आपके बात में दम हो, उसको लगे नहीं इसके पास हिस्ट्री का ठीक ठाक नॉलेज। देखिए आपको वहाँ पे हिस्टोरियन नहीं बनना है, पूरी बात ध्यान रखिए, इतिहासकार नहीं, हाँ एक समान जानकारी जो आप ऑप्शनल पढ़ें उतना आपके पास होना चाहिए। तो आप इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या क्या आप इसमें बोल सकते हैं। आप इसमें बताइए कि प्राचीन अगर भारत की अगर आपको प्राचीन में जाना है तो आप अशोक का नाम ले सकते हैं, हर्षवर्धन का नाम ले सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम ले सकते हैं, समुद्रगुप्त का नाम ले सकते हैं। अगर आप ऐसे लिस्ट बना सकते हैं, महात्मा बुद्ध का नाम, महावीर का, चाणक्य का भी नाम ले सकते हैं, ठीक ना। फिर अगर मध्यकालीन भारत में अकबर का नाम, कृष्णदेव राय का नाम, आधुनिक में गांधी जी का, भगत सिंह का, और भी जो आपको जैसे कि सुभाष चंद्र बोस भी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, जो आपको पसंद, आपको लॉजिक होना चाहिए, ठीक ना।
अगर विश्व इतिहास में जाइएगा तो नेपोलियन हो सकता है, बिस्मार्क, मार्टिन लूथर, ये लोग जो है ना आप जो है ना एक बता सकते हैं कि ये हमको ठीक ठाक लगते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आप अशोक के बारे में बताना चाहते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छे हमको शासक है, तो क्या बेसिस, वही आप कलिंग विजय का एग्जाम्पल दीजिए। सारी प्रजा मेरी संतान है, ठीक ना, और पहली बार अभिलेख के जरिए जो है ना प्रशासन को बेहतर करना और एक अखंड भारत का निर्माण, कहीं ना कहीं ये इनको हमको अच्छा लगता है। ठीक, सभी धर्मों के साथ बराबरी का मतलब कि व्यवहार भी। हर्षवर्धन के बारे में बताइए, कहीं ना कहीं धर्म के रक्षक या जो भी चीज़ है उसको बता सकते हैं। महात्मा बुद्ध, सत्य और अहिंसा का पूरी दुनिया में जो चीज़ें हैं, या यहाँ पे हर एक चीज़ में जीव है, या इसको मानने वाली दुनिया में एकमात्र इंसान कौन है, महावीर है। तो आप यहाँ से चीज़ें निकाल सकते हैं। चाणक्य एक जो है ना छोटे से बालक को जो है ना भारत का जो है ना शासक बना दिया, तो ये इसका आप बता सकते हैं। ठीक ना, उनके जो बुक का नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हाँ, चाणक्य जी ने जो बुक लिखा वो भी पूछता है कभी कि उसमें बुक में कितने पार्ट हैं, कितने, एक दो क्वेश्चन ये पूछा है, तो आप इसको देख लीजिएगा जो जितने पार्ट उसमें है। ठीक, अब मध्यकाल में अकबर, अब अकबर क्यों, आखिर अकबर को क्यों नाम आप लीजिए, तो आप लॉजिक दीजिएगा कि उस समय जिस तरह से उनका राजपुतना नीति था या धार्मिक नीति था, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने, वही उसको महान बनाने की कोशिश करता है। और इतने विशाल साम्राज्य में जहाँ पे हिंदू एक बहुसंख्यक आबादी को खुश करने का कोशिश भी, कहीं ना कहीं अकबर की तरफ आप जा सकते हैं। कृष्णदेव राय भी, चाहे वो उनका मंदिर निर्माण की चीज़ें हो, वहाँ भी और भी धर्म के लोग थे, उनके साथ भी बेहतर मतलब कि व्यवहार हो रहा है। कृष्णदेव राय के पास आप जा सकते हैं। ठीक ना, आधुनिक जी में गांधी जी के पास आप एकदम बेहतरीन जा सकते हैं। हाँ, लॉजिक ज़बरदस्त होना चाहिए। देखिए गांधी जी का क्या हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में, देखिए हम लोग मैथ्स में बहुत लंबा भाषण लिख के आते हैं, ये था वो था, लेकिन अगर आपको इंटरव्यू में जवाब देना पड़ेगा तो आप एक लाइन जरूर बोलिए कि गांधी जी ने भारतीय लोगों के मन में आज़ादी का भूख जगा दिया। देखिए गांधी जी के पहले और भी कई सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे कि आप चाहे दादा भीमराव जी का लीजिए, बाल गंगाधर तिलक जी का लीजिए, सब लोग हैं, लेकिन पहली बार गांधी जी ने लोगों के मन में ये विश्वास दिलाया कि नहीं आज़ाद हो सकते हैं, भूख जगा दिया, वो भी सत्य और अहिंसा के बल पे। और सबसे बड़ी बात है कि इनके कथनी जो बोलते थे, इनकी कथनी और करने में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, और एक आम जो नागरिकों की वेशभूषा में रह रहे हैं, तो ये एक जो है ना एक आकर्षित पर्सन बन जाते हैं। और जब आप क्लास 8 का न्यू एनसीईआरटी पढ़िए, इनको एक भगवान का दर्जा इस देश के नागरिक उस समय दे देते हैं, एक बड़ी बात है। और भी तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश में हो, लेकिन इनका एक अलग है। भगत सिंह का भी जा सकते हैं लेके कि जिस मतलब कि उम्र में लोग अपने करियर की ओर आकर्षित होते हैं, उनके कैसा मेरा लाइफ होगा उस पर जाते हैं, लेकिन ये एक इतना कम उम्र में एक जो है ना स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, देश की आज़ादी के लिए, देश के ब्रिटिश चंगुल से निकालने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो आप यहाँ से भी इनको लेकर जा सकते हैं। ठीक, तो देख लीजिए इसमें जो भी आपको अच्छा लगे। बाकी बिस्मार्क को भी, जैसे कि इटली का एकीकरण है या इनका जो राजनीतिक जो कूटनीतिक चालें हैं, तो ये भी ठीक ठाक यहाँ माना जाता है और आज भी इसका रिलेवेंस है। नेपोलियन का भी क्रांति को कैसे आगे बढ़ाया, तो ये सब चीज़ में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो है, हाँ, अब एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछता है कि इतिहास में कौन सा शासक या घृणित शासक है या कौन से व्यक्ति खलनायक है। अब देखिए ये जो है ना इसका एक विवादित ये भी प्रश्न है। अगर कोई पूछेगा भारतीय इतिहास में कौन सा तुमको खलनायक दिखाई पड़ता है, आप डायरेक्टली अगर किसी का नाम लीजिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना कि आपको भारी पड़ सकता है। डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लेना, आप इसमें थोड़ा सा ना कंपेयर करके, जैसे मगर अगर आपको औरंगजेब का ही मतलब लेना है तो आप ये बताइए कि कंपेयर की अकबर के अगर अकबर का कंपेयर अगर करें तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रतिक्रियावादी जो मतलब कि नीति था औरंगजेब का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना उनके प्रति निगेटिव जाता है। हाँ, डायरेक्ट नाम नहीं लेना, बच के आपको यहाँ से निकलना। हाँ, लेकिन अगर ब्रिटिश की तरफ आप जाइएगा तो एकदम बेशक बोलिए कि अगर हमको सबसे घृणित या शासक या विकृत ये जनरल डायर लगता है जो कि ज़्यादा हत्याकांड कर देता है, या बता एकदम बेशक बता सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक ना, तो ये चीज़ें यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है, हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ और पूछता है कि इतिहास में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो आप उसको हटाना चाहते हैं या उसको देखना नहीं चाहते हैं। कई सारे आप हैं, आपके पास लॉजिक होना चाहिए। पहले आप बताइए कि तो सबसे जो बेस्ट मेरे ख्याल से हमको लगता है गांधी जी की हत्या। तो अगर अब देखिए क्यों ऐसा क्यों ये है, आप बताइए कि कोई बालक जन्म लेता है, ठीक ना, जन्म लिया, अब बालक जो जन्म लिया, बच्चा जो जन्म लिया, अब उसको क्या है, उसको अब माँ की बहुत ज़रूरत है,
मम्मी और पापा दोनों को बहुत ज़रूरत है। और जैसे देश आज़ाद हुआ गांधी जी की हत्या हो गई, मतलब एक अनाथ, नेहरू जी का स्टेटमेंट भी, हम अनाथ हो गए। तो कहने मतलब यहाँ बताइए, अगर गांधी जिंदा होते तो कुछ और चीज़ें हो सकती, एक बताइए। या दूसरा बताइए भारत का विभाजन, क्योंकि एक अखंड भारत जो कि मौर्य वंश से चलता आ रहा था, यहाँ 1947 आते आते एक जो है ना विभाजित हो गया। या कोई युद्ध ले सकते हैं, 1870 प्लासी का युद्ध ले सकते हैं, या और भी पानीपत का थर्ड युद्ध ले सकते हैं, जो हाँ लॉजिक आपके पास उसका होना चाहिए, ठीक ना। मेरे ख्याल से यही दो सफिशियंट है, गांधी जी की हत्या, भारत का विभाजन, ठीक है ना, या और भी मध्यकाल में तराइन का युद्ध है, कोई भी चीज़ आप, लेकिन हाँ लॉजिक आपके पास तगड़ा होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध के बारे में पूछ लेता है, पूछता है कि तो इतना जो पढ़ाई किए कौन सा तुमको युद्ध इंपॉर्टेंट लग रहा है, या कौन सा जो जिसका रिलेवेंस है। तो आप जैसे कि तराइन का एक दो युद्ध है, या पानीपत में जो जितना भी युद्ध हुआ है, जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध है, तो उसमें जो मराठा जिसे हारता है तो वो आप ध्यान रखिए, या पानीपत प्रथम या द्वितीय। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध या प्राचीन काल में जो कुछ कुछ युद्ध है ना, उसमें आप उसको ध्यान में रखिएगा, उसका क्या इतिहास में प्रभाव पड़ा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन बहुत विवादित ये भी होता है कि आपको कभी कभी क्या कहते हैं ना, शासक में कंपेयर करना पूछ देता है। जैसे पूछेगा कि अशोक अकबर में कौन महान है, तो अब ये तो बहुत ऐसा समझ बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आदमी बोलेगा। अगर आप बोलिएगा नहीं अशोक महान है तो बोलेगा अब अकबर क्या है, तो यहाँ तो आप फंस जाते हैं। हाँ, आप सिंपल ये एक जो इसका जो लाइन है बोलना ये है कि अशोक या अकबर महान शासक है या नहीं, मतलब इसका मूल्यांकन सर उसके समय और परिस्थिति, उनकी नीति को जाते हैं। दोनों ही शासक अपने समय के अनुसार, अपने साम्राज्य के अकॉर्डिंग के अनुसार बेहतर काम किए हैं, दोनों अपनी जगह महान है। अशोक का जो है जिस समय पूरी दुनिया में युद्ध ही युद्ध था, और युद्ध के जरिए जो है ना पूरे साम्राज्य को जीतने की परंपरा थी, उस जगह अशोक जो है ना युद्ध से पीछे हट के सद्भाव पे आ जाते हैं, ठीक ना, जनता में नैतिकता की बात करते हैं, तो इसलिए वो यहाँ महान है। और यहाँ बताइए अकबर के समय में जब एक मध्यकालीन भारत में कहीं ना कहीं जो आक्रमणकारी, खासकर मुस्लिम आक्रमणकारी जो है ना, जब धर्म परिवर्तन की बात यहाँ हो रही है, उस समय अकबर जो है ना सभी धर्मों के साथ एक बेहतर में एक बराबर व्यवहार करने का निर्णय लेना, ये इसकी धार्मिक नीति की वजह से अकबर क्या है, महान है। चाहे इनका और भी सांस्कृतिक काल में आप इसका दिखा सकते हैं, तो समय और परिस्थिति के अनुसार दोनों शासक महान है, ठीक ना, अपनी अपनी जगह, ऐसे करके। या और किसी में अगर तुलना आ जाए, आपको यही जवाब देना है कि ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे वो लोग। हाँ, कुछ कुछ महिला शासक का नाम आप याद रखिए, जैसे कि जो है ना रुद्रम्मा देवी है साउथ इंडिया में, और भी कई सारे झांसी की रानी है, या बिहार में कई सारी जो है ना जो महिला स्वतंत्रता सेनानी, उनका नाम आप कम से कम 8-10 तो नाम याद रखिए, खास जो कि जो फीमेल हैं कैंडिडेट, उनको तो ये नाम याद होना ही चाहिए कि इतिहासकार में कुछ महिला शासक का नाम बताओ, तो आप लिख लीजिए, गूगल में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ इतिहास में ना गोल्डन काल का समय, जैसे कि क्या कहते हैं आपका जो गुप्त वंश को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो आप उसके पास लॉजिक होना चाहिए कि हाँ सब कुछ में स्वर्ण युग सर नहीं था, हाँ कुछ कुछ में था, लेकिन मतलब कि जो लिखने की परंपरा कालिदास हो या वरामिरी हो, इनमें हाँ, लेकिन कुछ भी वहाँ पे गरीबी या जो चीज़ वो समानता थी, तो वो आप बता सकते हैं। स्वर्णकाल का एक कॉन्सेप्ट ये पूछ सकता है इसमें, ठीक। अब ये इतना सारा इतिहास से क्वेश्चन होने के बाद आपको जो है ना बिहार का इतिहास के बारे में आपके पास थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि देखिए एंशियंट हिस्ट्री तो पूरा जो बिहार पढ़िए या वर्ल्ड इंडिया के पढ़िए, लगभग सेम है। अशोक के बारे में, महावीर, महात्मा बुद्ध, महावीर के बारे में आपको ठीक ठाक पता होना चाहिए। हर्यक वंश के बारे में आपको पता होना चाहिए। मगध एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए। जनपद के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जनपद से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि अंग जनपद का कहाँ कहाँ अभी कहाँ है, या किस उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका राजधानी कहाँ था मगध का। तो आपने एंशियंट में महाजनपद को काफ़ी अच्छे से करेंगे, ठीक ना। आखिर मगध महाजनपद ही क्यों इतना पावरफुल हुआ, क्या इसका वजह था, ये पूछता है, ठीक ना। उसके बाद जो है ना, हाँ हमसे ये क्वेश्चन 56 से 59 मेरा हिस्ट्री और LW ऑप्शनल था, तो वहाँ हमसे ये पूछा था कि जो सारे महाजनपद में यही क्यों हुआ, मतलब कि शक्तिशाली क्यों बना, क्यों साम्राज्य स्थापित। वही 5-6 कारण उसका है कि जो है आपका हाथी जंगल में हाथी था, फिर उसके बाद वहाँ गंगा नदी के आसपास रिसोर्स था, ठीक ना, लोहे का। तो ये सब आप यहाँ पे एक जवाब कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ना एंशियंट जब आइएगा तो इसमें फिर यहाँ पे मेडिएवल हिस्ट्री में खास करके जो कुछ जो बिहार में जो इतिहास है, जो मिथिलांचल के क्षेत्र में जो कुछ न्यायदेव कर्नाट डायनेस्टी है, उसको आपको पता होना चाहिए। शेरशाह सूरी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। शेरशाह सूरी और अकबर में
कंपेयर आपसे पूछेगा। तो बस वही बात है, समय परिस्थिति आपको महानता की ओर लेके जाना है। उनका ये कार्य अच्छा है, इनका ये कार्य अच्छा है, ठीक ना, बस ये चीज़ है। तो फिर से अगर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक ना। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में बिहार में जब आइए तो वीर कुंवर सिंह का क्या है, उनका पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक ना। फिर पीर अली कौन थे, क्योंकि अभी बहुत चर्चा में रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर जो महिला क्रांतिकारी का नाम बिहार के इतिहास में आपको पता होना चाहिए। बाकी एक बार और मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो महात्मा गांधी का जब बिहार आगमन होता है और भी जो व्यक्तित्व है बिहार के इतिहास में, उसको एक बार क्या कहते हैं केवीसी नैनो बुक से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, चीज़ें वहाँ से आपका हो जाएगा, वहाँ पूछ लेते हैं कभी। क्रांतिकारी जितने भी हैं बिहार के वो भी पूछ लेता है। 11 अगस्त की घटना पूछ लेते हैं 1942 का, जो पटना फौजवाड़े में कांड में हुआ था, तो उसका नाम एक दो को पूछ लेते हैं, या क्या हुआ था उसमें, ये सब पूछता है। या जो है ना मुंगेर में जो तारापुर का, जब भी बहुत चर्चा में रहा है क्योंकि उनको तारापुर दिवस मनाया जाता है बिहार सरकार के द्वारा, तो वो पूछ सकता है क्या था, ठीक, सब ध्यान रखिए। बाकी ये तो हो गया। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ आपको तैयार करके जाना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या कीजिएगा, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है इसमें आप जा सकते हैं, इसी के पुनर्जागरण का कॉन्सेप्ट पूछ लेता है कभी कभी। मार्टिन लूथर के बारे में पूछ लेता है, ठीक ना, उसमें प्रोटेस्टेंट था, ठीक है, ये सब इनका क्या कॉन्सेप्ट था। हिटलर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका क्या काम था, क्यों इसको इतना जो है ना खलनायक क्यों कहा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, ये मुसोलिनी को क्यों कहा जाता है खलनायक, या इसके बारे में से क्या, या हिटलर और गांधी जी में क्या वार्तालाप होता पत्र के जरिए, ये एक बार आप पता कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन कभी पूछ देता है, ठीक। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री से पुनर्जागरण हो गया। या औद्योगिक क्रांति कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर का बारे में थोड़ा सा आपको, क्योंकि हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री आपका सिलेबस में, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन अगर उनको इंटरेस्ट होता है तो पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक ना। ये तो वही ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इतना सारा अगर क्वेश्चन आप करके लेंगे ना, और एक बार जो ना मेरा सलाह ये होगा कि हिस्ट्री को एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आप मेंस का कोई नोट्स आपके पास होगा है ना, एक बार पन्ना पलट लीजिए, या कुछ लुसेंट का एरिया कुछ देख लीजिए। क्योंकि एक बार ना पूछ दिया कि स्वदेशी मूवमेंट में जो है ना पंजाब में कुछ नेता का नाम बताओ, तो ये पूछ लेते हैं उस समय। तो इस कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्चुअल भी कुछ क्योंकि बीपीएससी में जो एग्जाम इंटरव्यू लेते हैं ना, हिस्ट्री तो खैर सबको पढ़े रहते हैं, तो कुछ ना पूछ ही देंगे। अगर आपका पास अगर नहीं भी हिस्ट्री अगर आप ऑप्शनल है तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे वो, जैसे कि बख्तियार खिलजी बारे में कभी कोई पूछ लेते हैं वो लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो इतना कीजिए। हाँ, यूरोपीय कंपनी का आगमन, जब हमसे ना पहली बार यही क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन ये था उनका कि यूरोपीय कंपनी इंडिया उस समय बहुत सारी कंपनी आई थी, तो ऐसा कौन सा कंपनी था जो वहाँ की सरकार ने परमिशन दिया था लेकिन बट वो इंडिया नहीं आ पाई थी। तो हमको बिल्कुल नहीं पता था, हम सॉरी बोल दिए। तब वो खुद ही बोले इटली था, इटली को वहाँ परमिशन मिल गया, तो वो यहाँ पे इंडिया वो नहीं आ पा। अब ये सब क्वेश्चन तो किसी किताब में भी नहीं दिया। हाँ देखिए, एक चीज़ है, एक जो है रामबाण ये है कि अगर किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आपको पता है, बहुत ही मतलब कि एक नॉर्मल तरीके से, सॉरी सर मैं इसको आगे पढ़ लूँगा या मैं इसको जानने का प्रयास करूँगा, ठीक ना। अगर कहीं कोई विवादित प्रश्न आ जाए और आप वहाँ फंस गए, तो आप सिंपल एक लाइन ये बोलना है कि जहाँ तक सर मेरी समझ है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। जहाँ तक सर मैं अभी सोच पा रहा हूँ या सोच पा रही हूँ, उनसे लड़ना नहीं है आपको, बहुत ही पोलाइटली आपको एकदम विनम्र होकर जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, जहाँ तक मैं अभी बता पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा आपको एग्रेसिव मोड पे नहीं आना था। ऐसे करके वो आराम से सॉरी बोल देना, फिर इसका नहीं जानता मैं आगे इसको पढ़ लूँगा, ऐसे करके आप करेंगे, ठीक ना। तो ये जो है मोटा मोटी आप इतिहास को लेके, तो एक बार फिर से बोल देता हूँ, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड और बिहार का एक बार मोटा मोटी रिवाइज कर लीजिए, कॉन्फिडेंस रहिए और कुछ का आंसर लिख लीजिए। आपने ये क्यों लिया, इसका क्या प्रथम यूज है, ठीक ना। जो कुछ शासक के बारे में कुछ फैक्ट भी कभी पूछ लेगा, तो क्योंकि वो रेंडमली ऐसे कोई फैक्ट आपसे पूछ लेंगे, फैक्ट का जवाब आपको पता है या नहीं उसमें उनको कोई मतलब, बस ऐसे आपसे वो आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं कि ये फैक्ट क्वेश्चन आपको जब आता है तो आप क्या रिएक्ट कैसा करते हैं। आप आराम से सॉरी बोल सकते हैं, सॉरी भैया मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, ठीक ना, ऐसे करके। इन्हीं को मैं जानता ही नहीं सर, मैं भी याद नहीं कर पा रही हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ये इंटरव्यू का जो है एक अच्छा जवाब माना जाता है। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे किस तरह से सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाए, तो उसको मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक। तो ये हो गया इतना मोटा मोटी, तो इसको आप, हाँ बाकी जो है ना 67 जिनका होगा तो मॉक
कराया जा रहा है। अभी तो ऑनलाइन कराया जा रहा है, 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ। बाकी जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो पटना सेंटर पे भी मॉक इंटरव्यू करा लेंगे। अभी दिल्ली में चल रहा है, तो जिनको भी देना है तो ये नंबर दिया गया है, तो आप एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मॉक के लिए। बाकी अगर कोई भी इंटरव्यू से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आप यहाँ व्हाट्सअप या यहाँ पे कॉल करके पता कर सकते हो। क्योंकि देखिए क्योंकि कई लोगों को ना इंटरव्यू के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होने की वजह से दिक्कत हो जाता है, ठीक ना। और चूँकि एक्सपीरियंस है तो मैं ठीक ठाक गाइड कर सकता हूँ इसमें। कोई बाकी और भी इसमें लोगों को मैं जोड़ा हूँ, सिलेक्टेड जो लोग हैं वो भी आपको गाइड करेंगे। बाकी देखिए कोई भी कहीं ख़राब नहीं कराते, लेकिन हाँ आपको ना आप अपने लेवल पे खुद से अच्छे से तैयार होके जाइए। इंटरव्यू मुश्किल से आपका वहाँ 15 से लेकर 18 मिनट तक 20 मिनट तक चलता है, किसी किसी का 25 मिनट भी चलता है। आराम से वही 15-20 मिनट आपको जाना है। जो आपको अच्छे से जवाब आ रहा है एकदम अच्छे से देना है, जो नहीं जानते अच्छे सॉरी भी बोल देना है, ठीक ना। आराम से अपने आपकी बातों में लॉजिक होना चाहिए। जहाँ भी कहीं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाए, विवादित प्रश्न हो जाए, वहाँ आपको बीच का रास्ता, मध्यम मार्गी, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि मध्यम मार्गी बनो, तो आपको बीच का रास्ता निकाल के चीज़ें करना। बाकी और भी कई सारे क्वेश्चन आगे हम इसको जिक्र करेंगे। तो ये आज का इतिहास था। बाकी अगले किसी वीडियो में LSW हो गया या और भी जो सब्जेक्ट है उस पर भी मैं बात करूँगा, जिससे हमको टाइम मिलेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।